बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स, मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका दूसरा टी20 मैच लाहौर के कदाफी स्टेडियम में कल रात खेला जाएगा। देखना यह कि लाहौर की कंडीशंस को देखते हुए क्या पाकिस्तान क्रिकेट टीम अपनी प्लेइंग 11 में कोई तब्दीली कर सकती है, क्योंकि अबरार अहमद आउट ऑफ सिलेबस आ गए थे। आपने देखा पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में अबरार की जो इंक्लूजन थी, बहुत सारे सवालिया निशान थे उन पर। कुछ उनकी परफॉर्मेंस भी इस एक मैच में उस तरह से कोई खातिर खा कारकर्दगी का मुजाहरा वो नहीं कर सके थे। साथ ही साथ हमने देखना है कि यहाँ की कंडीशन जो है वो फास्ट बॉलर को हेल्प करेंगी या फिर स्पिनिंग ट्रैक ही यहाँ पर बनाया जाएगा, इस पर बात करते हैं। साथ ही साथ जनाब, पीसीबी ने 2025-26 के लिए मेंस डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया गया है। तो कॉन्ट्रैक्ट से रिलेट करके अगर बात की जाए तो मोहम्मद रिजवान ने जनाब, बाकी जो नेशनल टीम के प्लेयर्स हैं उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, रिजवान ने कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया। और उन्होंने जो एक सवालात की फहरिस्त दी थी उसका जवाब देने में पीसीबी जो है वो अभी कोई इंटरेस्टेड नहीं है। उन्होंने कह भी दिया कि फौरी तौर पर इसका जवाब नहीं मिल सकता। लेकिन सिर्फ रिजवान को हटाने के लिए बहुत से ब्लंडर्स मारे गए हैं, वो इस सीरीज में भी हमें नजर आया, आगे चल के भी नजर आएगा, उस पर भी बात करेंगे। साथ ही साथ पाकिस्तान सुपर लीग के सीईओ सलमान नसीर ने 2 नई फ्रेंचाइजीज के लिए ऑक्शन का ऐलान कर दिया जनाब। चूंकि 6 से अब ये टीमें 8 होनी है, और इसमें जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सलमान नसीर ने कहा कि जब लीग शुरू हुई तो लोग कम दिलचस्पी ले रहे थे, लेकिन 5 पार्टियों ने हम पर एतमाद किया। अब जो है बहुत से लोग ऐसे हैं, इवन बाहर के मुल्कों से भी लोग अप्रोच कर रहे हैं कि जनाब एक हमारी टीम इंक्लूड कर दी जाए, पाकिस्तान का नाम उसमें शामिल हो, पाकिस्तान के किसी शहर का नाम शामिल हो। तो कुछ सजेशंस में 1-2 नाम आए, जिसमें सियालकोट एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, कंटेस्टेंट के तौर पर ये नाम सामने आ रहा है। अब ये टीम कौन लेगा, किसकी होगी, इस पर फर्दर चल के आगे बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है सीनियर स्पोर्ट्स अहमद सईद साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वाले अहमद सईद साहब, कल के मैच की बात कर लेते हैं। रात कदाफी स्टेडियम में मैच होगा दूसरा, क्या लगता है कंडीशन किसके लिए भी फेवरेबल होंगी? अगर इस पहले टी20 मैच को देखा जाए, पाकिस्तान की बैटिंग की बात करें तो आप समझते हैं कि कोई तब्दीली करनी चाहिए? क्या बैटिंग ऑर्डर में कोई तब्दीली करनी चाहिए, और प्लेइंग 11 में कोई तब्दीली होती हुई नजर आ रही है आपको? देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि इस बात में तो हम श्योर हैं कि जो लाहौर का पिच है वो रावलपिंडी जैसा नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि रावलपिंडी का जो डेक था वहाँ पर आपको क्रैक्स नज़र आ रहे थे, और वहाँ पर अच्छा बॉल करने वाले बॉलर को हेल्प मिल रही थी। और वहाँ पर आपने ये देखा कि उस किस्म की बॉलिंग के सामने जहाँ पर स्किल का टेस्ट होना था, वहाँ पर हमारे बैट्समैन बुरी तरह नाकाम हुए। अब एक प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम अगर यहाँ पर एक फ्लैट डेक बना देती है, और ये 200-225 वाला पिच अगर बनाते हैं लाहौर में, तो उसके मुकाबले में फिर आप वल्नरेबल हो जाएंगे कि जो दूसरी टीम है उसकी जो डीकॉक हैं, और जो उनकी जिन्होंने पिछले मैच में 50 स्कोर की रीजा हैंड्रिक्स, ये तो इस तरह के बैट्समैन हैं जो अगर खड़े होकर जा रहे हैं वो भी फिर 200-250 रन करने की सलाहियत रखते हैं अपने अंदर। तो वहाँ पर भी पाकिस्तान की टीम, और जिस तरह की खास तौर पर फास्ट बॉलर्स की परफॉर्मेंस रही, 7 ओवरों में 79 रन उन्होंने कंसीड किए नसीम शाह और शाहीन आफरीदी ने, तो पाकिस्तान की टीम वहाँ भी वल्नरेबल हो जाएगी। एक ही तरीका है पाकिस्तान के पास, और वो ये है कि पाकिस्तान की टीम यहाँ पर वही वाला स्पिनिंग ट्रैक बनाए जो आप टेस्ट मैचेस के लिए बनाते हैं। यही बनाने की कोशिश रावलपिंडी में की गई, लेकिन उसमें कामयाबी जो है वो उस तरह से हासिल नहीं हो पाई, क्योंकि पाकिस्तान की टीम ने, आपको ये भी याद होगा कि जो टेस्ट मैच हुआ था रावलपिंडी में, उसमें भी हमने स्पिनर ऐड किया था और उन्होंने पेसर ऐड किया था दूसरा, साउथ अफ्रीका की टीम ने। तो उनका जो पिच रीड करने का उनकी जो सलाहियत है वो हमारे से बेहतर निकली। हमने सिर्फ पिच क्यूरेटर्स को सुन के, कोचेस को सुन के, और हमने जो है वो डेटा को निकाल के देखा कि हमने किस तरह के प्लेयर रखने हैं, तो हम टेस्ट में भी नाकाम हुए, हम टी20 में भी नाकाम हुए। जबकि ऑन द डे पिच किस तरह बिहेव करेगी, पिच को जाकर देखना, उसको रीड करना, उसके मुताबिक स्ट्रेटेजी बनाना, उसके मुताबिक प्लेइंग 11, ये तो हम कब भूल चुके हैं, हमारे सिलेबस के अंदर ये शामिल ही नहीं रहा अब। क्योंकि अब तो एलानिया हम कहते हैं ना, कप्तान जी ने आके कहा था ना कि पहले हम डेटा देखते हैं, अदाद शुमार देखते हैं, उसकी कंडीशन देखते हैं, वो कंडीशन मतलब कि वहां के स्टैट्स देखते हैं, विकेट फिर भी नहीं देखते जाके कि ऑन डे विकेट किस तरह का। देखिए, आप इतना वक्त अगर गुजारेंगे ना एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ, एक माइंड सेट के साथ आप इतना वक्त गुजारेंगे ना, तो आपके अंदर से वो सलाहियत खत्म हो जाएगी। अब मुझे बताएं, ये लड़के पिच कहाँ जाके पड़े? डोमेस्टिक ये खेलते नहीं है, फर्स्ट क्लास से ये दूर है, ये टी20 खेलते हैं पीएसएल में आके, वहां पर इनके सारे कोचेस ये कहते हैं कि डेटा एनालिस्ट रखे हुए हमने, आपने उनकी बात सुननी है, वो जो टीम खिला लें बस ठीक है, उसके मुताबिक खेलें। तो ये कहाँ जाके पिच पड़ेंगे, कहाँ जाके इनके अंदर ये कैपेसिटी पैदा होगी कि ये पिच के, जिसे कहते हैं ना कि पिच का रंग भी अगर तब्दील हो रहा हो तो बैट्समैन को और बॉलर को ये पता होना चाहिए कि किस तरह बिहेव करेगी। तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, और इस 22 गज की पिच को आप निगलेक्ट करके, माइनस करके क्रिकेट नहीं खेल सकते जब तक आपको यह नहीं पता होगा कि ऑन द डे पिच किस तरह भी। आपको याद होगा कि 2023 के वर्ल्ड कप के फाइनल में पैट कमिंस चले गए थे पिच को देखने के लिए, हालांकि उस पूरे वर्ल्ड कप के अगर आप स्कोर कार्ड निकाल कर देखें तो आपको नजर आएगा कि उस वर्ल्ड कप में 300 रन बन रहे थे रेगुलर इंटरवल्स के ऊपर, लेकिन फाइनल मैच में ऐसा नहीं हुआ।
क्योंकि उन्होंने उस पिच के मुताबिक अपनी प्लेइंग 11 खिलाई और उन्होंने ये स्ट्रैटेजी तरतीब दी कि अगर हमें विकेट नहीं भी मिलती तो इनके रन्स को ड्राई करें। और आपको याद है कि एक बहुत तवील स्पैन आया था जब विराट कोहली और केएल राहुल वहां पर बाउंड्री ही नहीं लगा पाए थे। तो इस किस्म की जो निटी-ग्रिटीज हैं, इस किस्म की जो क्रिकेटिंग सेंस डेवलप करनी है, वो वक्त के साथ साथ आपके प्लेयरों में देखिए ना, ये सारे 8-8 9-9 साल क्रिकेट खेल गए हैं। मोहम्मद नवाज हैं, फहीम अशरफ हैं, ये वो लड़के हैं जो 7-7 8-8 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन इनके अंदर भी अभी तक ये सलाहियत पैदा नहीं हुई कि ये पिच को देखकर अंदाजा लगाएं कि पिच किस तरह से बिहेव करेगा। तो अगर ये अगले 6 साल भी क्रिकेट खेलते रहे इस तरह की सलाहियतों के साथ, तो नताइज यही निकलने हैं जो अभी निकल रहे हैं। तो लाहौर का पिच पिंडी से मुख्तलिफ जरूर होगा, लेकिन उसके ऊपर नतीजा खेज बनाने के लिए, मैच जीतने के लिए जरूरी है कि आप उस पिच को जाकर पढ़ें और आपको अंदाजा होना चाहिए कि पिच किस तरह भी है। बिल्कुल ठीक है, शायद एक लेसन मिल गया और सलमान अली आगा और एंड हिज कंपनी को कि पहले विकेट को देखना पड़ेगा, सुनी सुनी बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए। एक ब्रेक लेना जी, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो करते हैं हम अपनी बॉलिंग डिपार्टमेंट की, क्योंकि एक्स क्रिकेटर्स जो है बहुत ज़्यादा बैश कर रहे हैं। बैश इन अ सेंस कि वो कह रहे हैं कि खुदारा हम ये नहीं हुआ करते थे, क्या हो गया हमारे बॉलर्स को, क्यों स्लो वंस पर आ गए। वी वर यूज टू बी कॉल्ड लाइक लैंड ऑफ पेसर्स कहा जाता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब ऐसा नहीं है। एक ब्रेक पर डिस्कस करते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही है पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका दूसरा T20 मैच जो कि लाहौर के कदाफी स्टेडियम में कल रात खेला जाना है। और प्लेइंग 11 डिस्कस कर रहे थे हम कि पिछले मैच में कुछ तब्दीलियां उसके बाद कुछ करने का सोच विचार कर सकती है मैनेजमेंट या फिर नहीं। तो अहमद सईद साहब, एक तो ये कि हमने बॉलिंग की अगर बात करें तो शाहीन शाह अफरीदी जो कि अब ODI के कप्तान है, मेरा नहीं ख्याल कि कोई ये हिम्मत करेगा कि उनको बाहर निकाला जाए टीम से, क्योंकि उनको पिछले मैच में 4 ओवर में गालिबन 44 रन लगे और एक उन्होंने आउट किया, वो भी जिस तरह से आउट हुआ वो आपको पता है, वो मुझे ही पता है। तो क्यों ना वसीम जूनियर, एक अरसा दराज हो गया उनको आप साथ कैरी तो कर रहे हैं लेकिन मौका नहीं दे रहे। उसके बाद सलमान मिर्जा को आप लेके आए, एक तरफ आप बात करते हैं कि यंग टैलेंट को मौका देना ताकि हमने 2026, उसके अलावा उस्मान तारिक का आपने डेब्यू करवाना है, तो कुछ एक तब्दीलियां करके आप समझते हैं कि ये कर लेनी चाहिए। अगर फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट में वसीम जूनियर और सलमान मिर्जा हैं, स्पिन में अगर इब्रार की जगह आप उस्मान तारिक को डालें। देखिए, अगर तो ये सवाल आप पूछ रहे हैं कि मेरिट के ऊपर क्या सिलेक्शन बनती है, तो फिर मैं आपको बताता हूँ। बात यह है कि वसीम जूनियर जो है ना, वो एशिया कप के स्क्वाड में पाकिस्तान टीम का हिस्सा था। बिल्कुल, वसीम जूनियर वहां भी कोई मैच नहीं खेला। नसीम शाह बाहर से आकर मैच खेल गया, लेकिन वसीम जूनियर अभी तक मैच नहीं खेला पाकिस्तान की टीम में। तो मैं आपको मतलब जो एक्चुअल बात है वो ये है कि लड़के मार्क हुए हैं जी, लड़कों के नामों के आगे उन्होंने टिक किए हैं कि ये हमने खिलाने हैं, ये हमने नहीं खिलाने हैं। उस्मान तारिक को पाकिस्तान कुछ भी हो जाए वो नहीं खिलाना। उस यस मैन, जो यस मैन है वो खेलेगा, जो यस मैन नहीं है वो नहीं खेलेगा। और ये जो 2 फ्रेंचाइज वाली बड़ी मशहूर बात है, आप निकाल के देख लें पिछले 6 महीने का, आप एक डाटा निकालें पाकिस्तान की टीम का, कौन लड़के खेल रहे हैं जिनका ताल्लुक इन 2 फ्रेंचाइज के साथ है। इन 2 फ्रेंचाइज में खेलते हुए भी अगर आप कोचिंग स्टाफ के साथ यस करेंगे, हाँ में हाँ मिलाएंगे, तो आप टीम का हिस्सा रहेंगे। अगर नहीं करेंगे या कहीं पर भी आपको ये शुबा हुआ कि आप इतना परफॉर्म कर जाएंगे कि यस करने वाले लड़कों को आप रिप्लेस करने की पोजीशन में आएंगे, तब भी आप नहीं खेलेंगे। सुफियान मुकीम पाकिस्तान की टीम के साथ कब से है? सुफियान मुकीम का सिवाय एक मैच, उसके अलावा मुझे कोई ऐसी परफॉर्मेंस बताएं कि उससे बेहतर बॉलिंग किसी ने करवाई हो। क्यों नहीं है वो पाकिस्तान की टीम के साथ? पाकिस्तान की टीम का एक यस मैन है जिसका नाम है शादाब खान। उसकी को टीम में वापस लाने के लिए, उसको जगह एडजस्ट करने के लिए सुफियान मुकीम को रेगुलर नहीं खिलाया जाता। तो ये लड़का अगर परफॉर्म कर गया तो उसकी जगह नहीं बनेगी। वसीम जूनियर टीम में आ गया और वसीम जूनियर ने आके आउट कर दिए 3-4, तो मुझे बताएं कि अगले मैच में नसीम शाह और शाहीन में से किसी एक को बिठाना पड़ेगा ना आपको, जाहिर, वरना फिर आपको फहीम अशरफ को बिठाना पड़ेगा। फहीम अशरफ तो अनटचेबल है। फहीम अशरफ टीम में खेलें, वो बॉलिंग ना भी कराएं तो वो टीम का हिस्सा है। फहीम अशरफ टीम में खेलें, उनका कोई रोल समझ में उनको भी नहीं आ रहा, टीम मैनेजमेंट को समझ में नहीं आ रहा, लेकिन चूंकि वो उस लिस्ट का हिस्सा है जो टिक हुई है तो वो खेलेंगे। तो पाकिस्तानी टीम का मेरिट जो है ना सिलेक्शन का, वो ये है कि आपको यस करनी आती हो ऊंची आवाज में, आपको हाँ में हाँ मिलानी आती हो, तब आप टीम का हिस्सा बनेंगे। तो उसके मुताबिक पाकिस्तान के जो 11 लड़के पहले खेल रहे हैं उनमें क्या बुराई है? सारे हाँ में हाँ मिलाते हैं, कोई स्टैंड नहीं लेता उनमें से। एक मोहम्मद रिजवान ने स्टैंड लिया, उसके साथ कोई सीनियर प्लेयर खड़ा नहीं हुआ, ना बाबर खड़ा हुआ, ना रिजवान खड़ा हुआ। सारी वो यारी दोस्ती वाली बातें आप सुनते थे बाबर के जमाने में, कहाँ गई अब वो यारी दोस्ती भाई? तो कौन से क्राइटेरिया, कौन से मेरिट के मुताबिक टीम बननी है? हम लोग अब इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम इन ये जो 11 लड़के आपने टिक किए हुए ना, इनसे माजरत करे और इनके जगह पूरे 11 लड़के नए लेकर आए। उनको भी अगर इतना रन मिलता ना, जो नए लड़के आप लेकर आते, उनको भी इतना रन मिलता ना, वो इनसे बेहतर परफॉर्मेंस देते। पाकिस्तान की टीम इस इंतहा पर आ गई है। पाकिस्तान की टीम टॉप टीमों से जो आखिरी 25 T20 खेली है उनमें से 24 हारी है। सिर्फ एक मैच जीतने में हम कामयाब हुए हैं।
पाकिस्तान की टीम साउथ अफ्रीका से आखिरी 5 T20 हारी है, पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड से आखिरी 7 स्टैट्स बता रहा हूं ना मैं, वो जो आके बताते हैं ना माइक हसन साहब कि हमने 21 में से पता नहीं कितने मैच जीत लिए हैं, हुजूरे वाला पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड से आखिरी 7 मैचों में से 7 मैच हारी है। पाकिस्तान की टीम भारत से आखिरी 5 मैचों में से 5 मैच हारी है। इसमें होम अवे भी निकाल दे आप, इंग्लैंड वाले आपको यहां भी आकर हराते हैं, अपने घर बुलाकर भी हराते हैं, साउथ अफ्रीका वाले यहां भी आपको हराते हैं, अपने घर बुलाकर भी हराते हैं। तो कौन से फॉर्मेट की आप बात कर रहे हैं? और ये उस फॉर्मेट की बात करें जो आपको पसंदीदा फॉर्मेट है। T20 खिला खिला के आपने प्लेयर बनाने हैं ना, तो T20 खिला खिला के प्लेयर नहीं बनने, आप जितने मर्जी प्लेयर तैयार करें। मसला ये ना कि T20 खेल के भी वो T20 में परफॉर्म नहीं कर पा रहे। अगर शाहीन साहब यही बात है ना, T20 खेल खेल के अगर T20 के भी प्लेयर बनने होते ना तो ये अब तक बन चुके होते। वो भी नहीं प्लेयर्स की जो डिटेलिंग होती है ना स्किल के अंदर, भाई आपको शॉट मारनी आती होगी तो आप मारेंगे ना। T20 के अंदर भी वो शॉट मारना कौन सिखाएगा? वो शॉट मारना आपकी उस रिपीटिशन से आएगा जो आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट में खेलेंगे और प्रैक्टिस करेंगे किसी अच्छे कोच के साथ, उनके साथ नहीं जो क्रिकेट नहीं खेले हुए। तो मुझे अब आप ये बताएं कि 31 साल की उम्र में कौन सा दुनिया का ऐसा कोच है जो बाबर आजम को आगे पावर हिटर बना देगा? बाबर आजम पावर हिटर नहीं बन सकता। बाबर आजम 6 साल भी क्रिकेट खेलता रहे और ये उसको भी अनफॉर्चुनेटली मैं अगेन ये बात करने पर मजबूर हूं कि बाबर आजम इस वक्त ऐसी कैटेगरी में है कि बाबर आजम अपने डाउनफॉल के खुद जिम्मेदार हैं। जितनी क्रिकेट उन्होंने खेल ली है, उन्हें अब लोगों को यह कहना आना चाहिए, उन्हें ये शट अप कॉल देनी आनी चाहिए कि तुम जो बात बता रहे हो वो मुझे सूट नहीं करती है, मैं बताऊंगा कि मैंने क्या खेलना है। बिल्कुल ठीक है जी, एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो ये मोहम्मद रिजवान वाला ये थोड़ा सा डिस्कस करना है कि मोहम्मद रिजवान ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं किया और एक सवालनामा दिया जिसका जवाब के वो मुंतज़िर हैं, उसको डिस्कस करते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। बात हो रही पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से और पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका दूसरा T20 मैच हमने डिस्कस किया, उसकी प्लेइंग 11 जो कि कल खेला जाना है लाहौर के कदाफी स्टेडियम में। एमएसआई साहब, ये मोहम्मद रिजवान वाला जो मामला है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वाला, ये जो है ये तूल पकड़ता जा रहा है और ए कैटेगरी से बी कैटेगरी में ट्रांसफर पर खदशात का इजहार। प्लस उन्होंने कहा कि जनाब मुझे मेरे से कप्तानी क्यों ली गई, फिर उन्होंने कहा कि मुझे T20 से बाहर क्यों किया गया। तो फिर ये क्या ट्रांसपेरेंसी का क्या तरीकाकार है, इसको किस तरह से जस्टिफाई कर सकता है पीसीबी? देखिए, पहली बात तो यह है कि पीसीबी ने जाहिर है कोई मतलब जिसे कहते हैं कि बदअहदी तो की है ना उन्होंने, थोड़ी सी सख्त बात हो जाएगी ये, लेकिन जाहिर है कि उन्होंने लड़कों के कॉन्ट्रैक्ट्स होने के बाद उनके एनओसी रोके हैं। जब बीबीएल के कॉन्ट्रैक्ट लड़कों के हो रहे थे उस वक्त आपको पता नहीं था कि इनके कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं बीबीएल के साथ, और जब उनके कॉन्ट्रैक्ट हो गए तो आप उनके एनओसी रोक लिए। तो प्रिंसिपली मोहम्मद रिजवान बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमने इसके ऊपर कल भी बात की है कि इसकी जो टाइमिंग है रिजवान के इस काम की वो थोड़ी सी जाहिर है कि हमें खटक रही है, इसलिए कि मोहम्मद रिजवान को ये सारी बातें पहले ही कह देनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि मोहम्मद रिजवान ने ये एक्सप्लेनेशन तो मांग ली कि उन्हें T20 टीम से क्यों निकाला गया, उन्होंने ये एक्सप्लेनेशन नहीं मांगी कि उन्हें ओडीआई की कप्तानी से क्यों हटाया गया, कौन सी बेसिस थी। अगर तो उनकी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर हटाया गया तो फिर शान मसूद को क्यों नहीं हटाया? शान मसूद ने पिछले साइकिल में पाकिस्तान की टीम को 9 पर फिनिश कराया। वो शुरू में सारे टेस्ट मैच आपको पता है कि 6 लगातार टेस्ट मैच वो हारे, पहले 9 में से गालिबन वो 1 या 2 टेस्ट मैच जीतने में कामयाब हुए थे। तो फिर अगर परफॉर्मेंस की बुनियाद पर करना है तो फिर ये डबल स्टैंडर्ड मोहम्मद रिजवान के साथ ही क्यों है? मोहम्मद रिजवान को सिर्फ T20 की टीम से निकलना है क्यों याद आया? इसकी वजह यह है, मैं आपको अब इसका ड्रॉप सीन जो है वो बताता हूँ। पीसीबी ने एनओसी देने का जो फैसला किया था बीबीएल के लिए, उसकी जो ऑफिशियल ईमेल थी वो अभी तक प्लेयर्स को मौसूल नहीं हुई, जिसकी वजह से मोहम्मद रिजवान को यह खदशा लाहक है, क्योंकि पीसीबी वाले जाहिर है अपनी बातों के पक्के तो नहीं है, वो अपनी बात पर स्टैंड तो नहीं लेते और हर हफ्ते 2 हफ्ते के बाद उनकी पॉलिसी जो तब्दील होती है। तो मोहम्मद रिजवान वल्नरेबल नहीं होना चाहते। जब तक वो मेल नहीं आ जाती उस वक्त तक वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं करेंगे, क्योंकि वो बीबीएल में मुआहदा साइन कर चुके हैं। और अब चूंकि पाकिस्तान की T20 टीम में खेलने का इम्कान कम दिखाई दे रहा है, तो दुनिया भर की जो लीग्स हैं उनमें तो वो यकीन हिस्सा लेने के अहल होंगे ना, तो क्यों ना वो अपने आप को उस पाबंदी से आज़ाद रखें जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट उनके ऊपर लगाएगा कि उन्हें 2 लीगें खेलनी है। और खुदा ना खास्ता अगर इस पूरे मामले के अंदर पीसीबी मोहम्मद रिजवान के साथ कोई ऊंच नीच करता है तो मोहम्मद रिजवान ने अपने लिए एक सेफ पैसेज रखा है। लेकिन बात यह है कि मोहम्मद रिजवान की जो स्टांस है वो प्रिंसिपली बिल्कुल ठीक है। आपने एक लड़के को सिलेक्ट किया, उसे बगैर बताए टीम से निकाल दिया, ये आपकी रिवायत पिछले कई साल से है। तो आप जब लड़कों को टीम में से, और खास तौर पर जो सीनियर प्लेयर हैं, उनको तो जाहिर है कि इतना रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, और वो लड़का जो पाकिस्तानी टीम में कप्तानी भी कर रहा है। अच्छा, इसमें एक और बात यह है कि मोहम्मद रिजवान ने सिर्फ ये नहीं कहा कि इसकी एक्सप्लेनेशन दें, उन्होंने ये कहा है कि कैटेगरी ए को भी दोबारा से इंट्रोड्यूस करवाया जाए पीसीबी के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। और कैटेगरी ए में आपको याद होगा मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी 3 लोग थे उसके अंदर। दूसरी बात उन्होंने ये की है कि आप जो नया कप्तान लेकर आ रहे हैं उसको एक टाइम दें कि आप इस वक्त तक कप्तान रहेंगे,
और इस वक्त तक आपकी कप्तानी के दौरान आपको फुल अथॉरिटी दी जाएगी अपनी टीम मुंतखब करने की। तो ये सारी बातें प्रिंसिपली बिल्कुल ठीक है। दुनिया में हर कप्तान जो अपनी अथॉरिटी को यूज करना चाहता है, प्रैक्टिस करना चाहता है, वो इस तरह के डिमांड्स करता है। और मेरा ख्याल है क्रिकेट इस तरह गेम है कि आपको अथॉरिटेरियन कप्तान चाहिए उसके अंदर। तो कप्तान की परफॉर्मेंस की अकाउंटेबिलिटी भी तभी होगी जब आप उसको कोई अथॉरिटी देंगे। तो उनकी प्रिंसिपली ये स्टांस सारे ठीक है, लेकिन जाहिर है कि इस टाइम के ऊपर कुछ सवालात पैदा हो रहे थे, जिसका ड्रॉप सीन ये है कि वो जो मेल होनी थी एनओसीज की, वो ऑफिशियली अभी तक मौसूल नहीं हुई है। उसके बाद ये देखना होगा कि मोहम्मद रिजवान कितनी देर तक इस के ऊपर स्टांस ले पाते हैं, जो बात उनकी प्रिंसिपली ठीक है। अगर तो मेल आ जाती है, उसके बाद मोहम्मद रिजवान भी स्टेप बैक कर जाते हैं और मोहम्मद रिजवान भी अपने स्टांस पर खड़े नहीं हो पाते हैं, तो फिर जाहिर है कि ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए अच्छा नहीं होगा। बहरहाल जी, लेट्स सी इसका क्या बनता है। लेकिन ये एक वैलिड सवालात हैं जो कि मोहम्मद रिजवान की जानिब से उठाए गए। उन्होंने बताया कि जनाब क्लैरिटी आनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, जवाबदेह होना चाहिए, किसी एक को बताना चाहिए जनाब ये जो सवालात इनके जवाब दे, ताकि मुझे भी क्लैरिटी आ जाए, आने वाले कप्तान को बताओ, आने वाले प्लेयर को बताओ कि जनाब डू और डोंट्स ये हैं, इसके अकॉर्डिंग आप चलेंगे तो आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हिस्सा होंगे, अदरवाइज आपको स्टेप डाउन करना पड़ेगा या आपको सैक कर दिया जाएगा। ये सारी सूरत हाल माजी में भी हमने देखी है। लेट्स सी इस पर क्या कोई जवाब आता है पीसीबी की जानिब से। कल रात पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका दूसरा T20 मैच, अगर ये पाकिस्तान मैच आता है तो सीरीज अपने हाथ से खो देगा और सलमान अली आगा की कप्तानी पे एक बार फिर सवाल उठने लग जाएंगे। लेट्स सी इस मैच का क्या रिजल्ट आता है, आने वाले शो में इस पर फर्दर बात करेंगे। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।